जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार और फिर से इस खास वीडियो में। देखिए, आज जो हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी सिलेबस के गवर्नेंस के ऊपर बात करेंगे। देखो, आपको पॉलिटिकल साइंस इस वीडियो में तो फिलहाल मैं आपको गवर्नेंस के बारे में बताऊंगी, पर अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम टेलिंग यू वन थिंग। एक और वीडियो होगी, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, सिलेबस का पूरा डिस्क्रिप्टिव बता रखा है। मतलब अगर आप अभी नई नई तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास फिर भी आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, आप नए हो पुराने हो, कैसे भी बच्चे कैसे भी एक्सपीरियंस हो, डजेंट मैटर, पर ये जो वीडियो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? सिलेबस अगर नहीं समझ आया, सिलेबस को आइडेंटिफाई कैसे करना है एज अकॉर्डिंग फॉर दी यूपीएससी, तो भाई वो सबसे बेस्ट तरीका है। आपको पता चलेगा कि क्या कहते हैं, यूपीएससी ये 14-15 बुक्स क्यों देता है पढ़ने के लिए, क्यों, जबकि जेन्युइनली बेसिक जो बुक्स होती है वो 4 से 5 ही बुक्स होती है। अब 4 से 5 बुक्स होती है, अगर बच्चा 4 से 5 ढंग से पढ़ ले, टॉपर्स भी 4 से 5 बुक्स पे ही फोकस करते हैं। यही कारण है कि सिलेक्शन ना होने का, या फिर आप लोग एग्जाम्स में क्लियर नहीं हो पाते, सिलेबस समझ नहीं आते और तमामों डाउट यहीं पे बनते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. After watching that video, definitely you will get understand what is syllabus of the UPSC, what is the prospectus of that, और सबसे बड़ी बात कि क्या ये 14-15 बुकें जो निकल करके आती है वो कहाँ से आती है। एंड डेफिनेटली उसके बाद आपको सिलेबस को लेकर के, बुक लिस्ट को लेकर के, ये मेरी गारंटी है कि आपको एडवांस बुक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई गारंटी यू, इतनी बड़ी बात मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। प्लीज़ इसको क्लियर करके अपने माइंड में चलो और तभी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। अदरवाइज डोंट डू दैट, यू टोटली वेस्टिंग योर टाइम। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में अपन लोग गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। बच्चे, गवर्नेंस को हम हिंदी में कहते हैं शासन या प्रशासन। ठीक है, अपन लोग क्या बोलते हैं गवर्नेंस को हिंदी में, शासन या प्रशासन। हिंदी मीडियम के बच्चे हो, दिस वीडियो इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल एज वेल फॉर द इंग्लिश मीडियम वीडियो स्टूडेंट्स। देखो, हालांकि मैंने कंटेंट जो है यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी। और अगर आपको हिंदी में पीडीएफ चाहिए, सो डोंट वरी, यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन। प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ go through that and join our telegram group, and if you have any kind of doubt please ask. okay, देखो, गवर्नेंस की हम बात करते हैं। यूपीएससी का जो मेनली सिलेबस है वो मोस्टली आर्ट्स स्ट्रीम से रिलेट करता है। ठीक है, अब उसके पीछे का कारण यही है कि यूपीएससी एक ऐसा फील्ड है, यूपीएससी क्लियर करने के बाद जो आईएएस आईपीएस या आईएफएस की पोस्ट होती है वो सोशल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है। दैट इज़ वाई दे आर सपोर्टिंग आर्ट्स फील्ड। ठीक है, यही एक कारण है उसके पीछे का। दूसरी बात कि यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपने 11th-12th वगैरह में पढ़ी होगी, जिनके पास आर्ट्स रही है पहले से, उनको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी सिलेबस को समझने में, ये चीज़ों को देखने में। उसी तरीके से 11th-12th में हमने पढ़े हुए थे गवर्नेंस के बारे में। गवर्नेंस को हम लोग बोलते हैं शासन या प्रशासन। शासन या प्रशासन, शासन या प्रशासन होता क्या है? देखो, शासन चलाया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा, पर वो व्यक्ति जनता के हित में चलाया जाता है। यानी शासन से अभिप्राय जनता द्वारा, जनता के लिए चुने गए व्यक्तित्व के द्वारा चलाया गया प्रशासन से। समझ आ गया? मैंने हिंदी में बोला, इंग्लिश में देखो। Governance in India is a multifaceted process that involves the formulation and implementation of the policies and intervention across various sector, जिसमें अलग अलग सेक्टर आ सकता है। आपका कल्चरल सेक्टर आएगा, आपका सोशल सेक्टर आएगा, आपका इकोनॉमिकल सेक्टर आएगा, अलग अलग सेक्टर्स उसके अंदर आते हैं। एंड दे नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ इट्स डाइवर्स पॉपुलेशन। बढ़ती जनसंख्या के साथ वो उसकी ज़रूरतों और उनकी एस्पिरेशंस पे भी काम करते हैं। यही प्रशासन का मतलब होता है। Government policies plays crucial roles to employed by the state to promote economic development, social equality and overall well-being. गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, सरकार नीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राज्य स्तर पर, जो कि राज्य में रहने वाले लोगों के लिए समान व्यवहार, उन्नति और सभी चीज़ों को बराबर लेकर के चलती है। कारण इसी के कि वो इसी को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सरकार क्या करती है, पब्लिक पॉलिसीज़ बनाती है। अब समझ आया कि पब्लिक पॉलिसीज़ बनती क्यों है और किससे रिलेट करती है। तो सीधी सीधी बात है, प्रशासन को सुव्यवस्थित सही तरीके से चलाने के लिए वो पॉलिसीज़ बनाती है। और पॉलिसीज़ कितने तरीके की होती है ये देख लीजिए।
देखो एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ बच्चे, अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए, आपको जेन्युइनली बेसिक बुक्स और एडवांस बुक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं वो एनसीईआरटी प्लस बेसिक दोनों को मिला करके बनाए हुए हैं। यूट्यूब पे आपको कहीं ऐसी एक सिंगल वीडियो नहीं मिलेगी जो मेरे नोट से रिलेट करती हो। सो दिस वीडियो इज़ टू बी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पर उसके लिए मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से सपोर्ट की वीडियो बनाती रहूँ और आप लोगों की प्रिपरेशन में और बेहतर मदद करती रहूँ। देखिए पब्लिक पॉलिसीज़ क्या होती है? पब्लिक पॉलिसीज़ को हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक नीतियाँ। ठीक है, ये क्या करता है? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्शन और डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज और फॉल्ट जो भी है। आई होप यू अंडरस्टूड, मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है कि वो सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और विचारों को व्यक्त करता है, जो किसी भी मुद्दे और किसी भी निर्णय के ऊपर किए जाते हैं। समझ आ गया? 5 तरीके की पब्लिक पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती है। 5 तरीके की में पहला सब्सटेंटिव पब्लिक पॉलिसी, रिडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी, कैपिटलाइजेशन पब्लिक पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलरिटी पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, हो सकता है कि आपको मेरी हैंडराइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट देखो किताबी लैंग्वेज पे ज़्यादा मत फोकस करो, जितना हो सके अपने हाथ से लिखने की कोशिश करो। और ये मेरे खुद के हैंडमेड्स नोट है। ठीक है, इसको और छोटा अगर आप करके लिख सकते हो, दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट फॉर यू। ओके, सब्सटेंटिव पब्लिक पॉलिसीज़ क्या होते हैं? सब्सटेंटिव का मतलब होता है ठोस, यानी कि वो पब्लिक पॉलिसीज़ जो ठोस हो, कठोर। अब वो कठोर कैसे हो सकते हैं? कठोर हो सकते हैं क्यों? क्योंकि वो कानून के अंदर काम करते हो, संविधान के अंदर काम करते हो। ठीक है, सब्सटेंटिव पब्लिक पॉलिसीज़ क्या करती है? ये उन सभी इश्यूज़ को एड्रेस करता है जो समाज की व्यवस्था के लिए बनाते हैं और वेलफेयर के लिए, समाज सुरक्षा और वेलफेयर के लिए काम करता है। ये उनके लिए काम करता है। वो सारे ही केसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्शंस, रेगुलेशंस, लॉज एंड प्रोग्राम दैट आर पुट इन प्लेस टू अचीव स्पेसिफिक गोल और आउटकम्स। निर्धारित किए गए गोल को प्राप्त करने के लिए कठोर निर्णय, ठीक है, उसके अलावा कानून की सहायता, इन सब की मदद करके उस निर्धारित किए गए टारगेट को प्राप्त करने के लिए इन पॉलिसीज़ को बनाया जाता है। अभी हम एग्जांपल भी समझेंगे। दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज डील विद द tangible steps taken to the address challenges such as health care, education quality, यहाँ पे देख लीजिए, health care, education quality, environment process and social welfare and more। समझ आ गया? जैसे हेल्थ केयर को लेकर के हो गया, ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी को लेकर के हो गया, एनवायरनमेंट को लेकर के इन तरीके की पॉलिसीज़ का साथ दिया जाता है। इट्स टेकन एग्जांपल, जैसे आपका एक बहुत बड़ा फॉर इंस्टेंट यहाँ पे आपका एक एक्ट है जो कि हमारे कानून में भी लिखा हुआ है, वो है राइट टू एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 21 के पार्ट ए में जब 86th अमेंडमेंट हुआ था, 86 संविधान संशोधन हुआ था आर्टिकल 21 पार्ट ए में, जिसमें शिक्षा का अधिकार हमें दे रखा है, इसकी बात की गई है। तो ये बहुत बड़ा टेंटेटिव एग्जाम्पल है कि अगर किसी भी दुकान पे हर घर में बच्चों की आज़ादी है 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों की, वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके सरकारी स्कूलों में। अगर ऐसा नहीं पाया जाता तो ऐसा दंडित किए जाने को सरकार खुद दंड देती है। तो ये क्या है? सब्सटेंटिव पब्लिक पॉलिसीज़ है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार उसके पीछे चार्जेज है, पेनल्टीज़ पे करेगी ही। उसके अलावा आप देखोगे हेल्थ केयर पॉलिसीज़ बना रखी है। अभी जो है रिसेंटली हेल्थ केयर पॉलिसीज़ कौन सी है मुझे आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग करंट अफेयर्स देखते हैं तो आप मुझे बताइएगा अभी हाल ही में जो हेल्थ केयर पॉलिसीज़ कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। रोजगार गारंटी, सेव अर्थ, ठीक है, और उसके अलावा V2 और R2, इसका मतलब ये जो कि कंट्रोल, हम दो हमारे दो, ये पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी बात की गई है। दूसरी पब्लिक पॉलिसी आपकी रहेगी डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी। इनका फोकस रहता है बेसिकली रिसोर्सेज, बेनिफिट, सर्विसेज जो कि समाज में रहती है। उसके अलावा रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे करना है? बराबरी रूप से, ठीक है, डिस्पेरेटिव, और उसके अलावा सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी का टारगेट केवल एक ही रहता है कि वो बराबर और समान रूप से लोगों को लाभ पहुंचा सके। सबसे बड़ा एग्जांपल आयुष्मान भारत मिशन, जो आयुष्मान भारत मिशन था, ये क्या था?
ये ये स्टेट लेवल पर चलाया गया एक मिशन था प्रधानमंत्री के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, आयुष्मान भारत का, जहाँ पे 50% पॉपुलेशन 50% सिटीजन जो थे वो एलिजिबल थे इसके लिए, जो लो बजट के नीचे आते हैं। उसके अलावा फूड असिस्टेंस, उसके अलावा पब्लिक असिस्टेंस प्रोग्राम, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तीसरा है आपका पुनः वितरण पॉलिसी, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़। ये क्या करती है, ये रिस्ट्रक्चर को बनाती है, यानी कि पुनः गठन करती है पॉलिसीज़ का, जो कि किसी भी सिग्निफिकेंस के लिए, सोशल इकोनॉमिक चेंजिंग के लिए बनाए जाते हैं। समझ आया नहीं? पुनः वितरण करना, पुनः वितरण मतलब बनाई गई नीतियों का दोबारा वितरण करना, बनाई गई नीति की महत्वता को देखते हुए उसका दोबारा से नीति निर्माण करना, उसका चयन करना। ठीक है। सर्टेन इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटिव कम्युनिटी सर्विसेज इन इकोनॉमिक चैलेंजेस, स्टॉप लिंकिंग टू गवर्नमेंट सब्सिडीज दैट गवर्नमेंट लॉन्च JNM Trinity और DBT स्कीम विच लिंक्स इंडियन जनधन अकाउंट और मोबाइल नंबर विद आधार कार्ड। इसका मतलब ये है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है अगर सरकार कोई पॉलिसीज़ बना रही है पर उसका पुनः लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वो उसका पुनः गठन करेगी, यानी कि उसके ऊपर देखेगी। जैसे सबसे बड़ी बात कि सरकार ने अपनी सब्सिडी को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रखा है, सब्सिडीज़ को मेंशन करने के लिए, जो सब्सिडीज़ लीक होती है सरकार के द्वारा दी जाती है पर जनता तक पहुँचती नहीं है, ये सारे करप्शंस आम हैं, हम आज के टाइम पे देखा जा रहा है ना, ये सारी चीज़ें हम आज के टाइम पे देख सकते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या कर रखा है कि उनका जो जनधन अकाउंट है, यानी कि उनका सेविंग्स अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड को लिंक कर रखा है। मिनिमम यहाँ पे देखो कैपिटल जन टैक्स लेते हैं और उसके बाद वेज टैक्स लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। फोर्थ है कैपिटलाइजेशन पब्लिक पॉलिसीज़। देखो जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी मेंस के आंसर राइटिंग में। अगर आंसर क्वेश्चन कभी से आ गया, हम आगे चल के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चन आया तो आपके क्वेश्चंस को लिखने में ये हेल्प करेगा। अदरवाइज प्रीलिम से क्वेश्चन यहाँ पर रेयरली बनेगा, और बनेगा भी तो वो घुमा फिरा के बनेगा, ये भी याद रखना आप। ये कैपिटलाइजेशंस वो सारी पॉलिसी जिनका बेसिकली फोकस रहता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे, इन्वेस्टमेंट पे और सरकार द्वारा दिए गए सारे फंड्स पे, जो कि सोशल गोल्स को प्राप्त करती है। समझ आया? फॉर इंटेंट, यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना बनाई गई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि कब बनी? 2015 में बनी थी। ये क्या बनाता है? ये डोनेट कर, ये बनाया गया था, ये लोन देता है यहाँ पे 102 करोड़, मतलब लोन्स प्रोवाइड करता है स्मॉल बिजनेस, माइक्रो बिजनेस को, जो कि जिनसे कोई कॉरपोरेशन और फर्म नहीं है, जिनका कोई आपसी व्यवसाय और वो नहीं है, जिनसे ना तो कोई कॉरपोरेशन है ना तो कोई फर्म है, उन्हें वो सरकार उनसे पैसा प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। फिफ्थ जो पॉलिसी रहेगी वो रहेगी आपकी रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी। रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसीज़ क्या होती है? वो सारे ही एक्शंस जो कि रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड बाय जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टैंडर्ड होती है और सोशल वेलफेयर को मैनेज करती है, ये सब उसके अंदर आता है। बेसिकली सारी पब्लिक पॉलिसीज़ के 2-3 टारगेट होते हैं, सोशल वेलफेयर, सोशल इक्वालिटी, सारी ही चीज़ें। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है और कंज्यूमर्स के ऊपर, यानी कि जनता के ऊपर और कंज्यूमर्स के ऊपर। जैसे LIC और RBI, ये खुद RBI की पब्लिक पॉलिसीज़ जो आती है वो रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसीज़ के अंदर आती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखो ये जो पब्लिक पॉलिसीज़ पढ़ी वो हमने वो पढ़ी जो राज्य द्वारा बनाई गई है। कुछ पब्लिक पॉलिसीज़ जो है वो ये पब्लिक पॉलिसीज़ क्यों बनाई गई है, फिर नेचर क्या है, क्यों ये बनाई गई है, कुछ इंपॉर्टेंस होगी, कुछ सिग्निफिकेंस देखेंगे, साथ में इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि ये जो होती है गोल ओरिएंटेड होती है, मतलब कि अपने गोल को प्राप्त करने के लिए ये एक्शंस को निभाती है सबके हित में। सरकार जो भी एक्शंस लेगी, सरकार जो भी निर्णय लेगी वो सबके हित में लेगी। दूसरा कलेक्टिव एक्शंस होता है। कलेक्टिव एक्शंस मतलब ये होता है किसी एक के मत पे ही सरकार काम नहीं करेगी, कई सारी पार्टीज़, कई सारे मत, कई सारे वहाँ पे स्टॉक होल्डर्स रहते हैं, उन सबके हित में काम करेगी। थर्ड डिफरेंट मेथड फॉर मेकिंग डिसीजन। डिफरेंट मेथड फॉर मेकिंग डिसीजन। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? इट सपोर्ट्स बाय द लॉज एंड पावर। सबसे पॉजिटिव यही है कि ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई होगी वही पॉलिसीज़ बनाई जाएगी। बट नेगेटिव साइड ये है कि यहाँ पे सब कुछ
सब कुछ सबके हित में नहीं होता, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि काम सर्टेन सिचुएशन, जो कि आरंभिक सिचुएशन को नहीं, मतलब अभी जो हो रहा है सोसाइटी में, अभी अगर कहीं जगह करप्शन हो रहा है तो उसके ऊपर सरकार को एक्शन लेने में कम से कम 15 दिन 20 दिन टाइम लगता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझ आ गया ना। उसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ कि इसकी फॉर्मुलेशन कैसे होती है। देखो पब्लिक पॉलिसीज़, ये सार्वजनिक नीति बनाई कैसे जाती है। सार्वजनिक नीति ऐसे ही नहीं बनती है, इसके पीछे का पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस की समस्या क्या है, समस्या को एनालाइज करेंगे। उसके अलावा उसके ऊपर पॉलिटिकल और पब्लिक इन्फ्लुएंसेस क्या है, राजनीतिक बहसें, और उसके अलावा राजनीतिक सार्वजनिक बहसें कराई जाती है। उसके अलावा थर्ड नंबर पे आता है आपका फेसिबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। इसके ऊपर सारे मुद्दों की बात की जाती है। फिर उसके बाद पब्लिक इंगेजमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारे काम किए जाते हैं। उसके बाद पब्लिक इंगेजमेंट होता है, लोगों से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद पॉलिसी का इंटीग्रेशन होता है, लोगों के सामने रखे जाते हैं। फर्दर फोकस होता है। उसके बाद पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेटिव होते हैं उसके ऊपर। ये प्रोसेस आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो फॉर्मुलेशन और डिज़ाइन, ये मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया, आप समझ सकते हो। सबसे पहले एजेंडा, अगर कोई समस्या आ रही है देश में, कोई हित में किसी का, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर के हो, चाहे वो सोशल को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी रीजन को लेकर के हो, है ना। यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर बात होती है तो वो है एजेंडा। एजेंडा की आइडेंटिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद उसके ऊपर होती है रिसर्च। अब रिसर्च करने के लिए आपका लोकसभा राज्यसभा बैठा हुआ है, वो काम करता है, इसके ऊपर बहसें करता है, बातें करता है जब कोई विधेयक आता है उसके अंदर। तो तीसरा, उसके बाद उसमें कंसल्टेशंस होती है स्टेक होल्डर्स के बीच में, ठीक है। स्टेक होल्डर्स क्या रहेंगे, आपके हितधारक, जो जनता के द्वारा चलाए गए, जो जनता के द्वारा चुने गए लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए लोग बैठे हैं, है ना। उसके बाद उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब ये है क्या चीज़ कितनी है, कितना कॉस्ट बैठेगा, उस पॉलिसीज़ को बनाने के लिए क्या क्या खर्चा आएगा, ये जो भी है, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होंगी। कॉस्ट बेनिफिट का मतलब सिर्फ इतना ही है, पॉलिसीज़ को कैसे बनाया जाए, सबके हित में बात की जाएगी। उसके बाद जब ये हो जाता है तो उसके बाद होते हैं पॉलिसी का अडॉप्शन। पॉलिसी अडॉप्शन करने के लिए क्या होता है, वो जो बिल है या वो जो हिंदी में विधेयक, वो जो विधेयक है या वो जो बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होगा। अगर लोकसभा राज्यसभा से वो पारित हो गया, जो भी उसका सोल्यूशन निकाला है, उसके बाद वो आगे चल के प्रेसिडेंट पे जाता है, पार्लियामेंट यहाँ पर जाता है, ठीक। फिर उसके बाद जब यहाँ तक पास हो गया, पॉलिटिकल डिबेट रहेगी उसके ऊपर, नेगोशिएशंस रहेंगे उसके ऊपर। इतना होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिव्यूज़ आने होते हैं आते हैं। ये पूरा सर्कल इस तरीके से चलता रहता है। क्लियर हो गया। ये बहुत छोटे तरीके से बना रखा मैंने, ये पढ़ लेना। यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद फॉर्मुलेशन, फिर उसके बाद अडॉप्शन होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, इरप्शन होता है, बस सिर्फ इतना ही है। इरप्शंस होने के बाद नहीं। अब यहाँ पे पब्लिक पॉलिसीज़ इंडिया के अंदर बात करते हैं कि भारत के अंदर कितने तरीके की पब्लिक पॉलिसीज़ है। मैंने बहुत छोटा बना रखा है, अगर यह सेपरेट क्वेश्चन आया तो आप इसमें खुद 15 नंबर का क्वेश्चन लिख सकते हो। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। कई तरीके की पब्लिक पॉलिसीज़ भारत के अंदर है। आर्थिक पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक पब्लिक पॉलिसी, इंडियन इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरणीय पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस प्रशासन और लोक प्रशासन पब्लिक पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और उसके अलावा शहरी डेवलपमेंट को लेकर के है, जिसमें कई सारी चीज़ों की बात की जाती है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल पॉलिसीज़ है, जिसमें साइबर क्राइम्स आ जाती है, साइबर सिक्योरिटी आ जाती है। रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ है, एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ केयर पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, ये सारी ही पॉलिसीज़ इंडिया की है, पब्लिक पॉलिसीज़ के अंदर आती है। देखो इतनी पॉलिसीज़ बनाने के बाद भारत की राजनीति में, भारत की राजनीति को लगा कि हम भारत को अभी भी विकसित नहीं बना पा रहे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसाइड करना शुरू किया। प्लानिंग कमीशन जिसको बोला गया हिंदी में योजना आयोग। योजना आयोग को बनाने के पीछे का मतलब यही है कि ऊपर उपयुक्त जो भी ऊपर के टारगेट्स है, ऊपर की जितने भी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, उन सबको सही और निपुण रूप से लागू किया जा सके, ठीक है। अबव ऑल द पॉलिसीज़, ऑल द रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट
implement, how to implement successfully or equality, that is the only due to this they are making public policies, planning commission, sorry, प्लानिंग कमीशन। 1947 में जब इंडिया कांग्रेस कमेटी, जब यहाँ पे इंडियन कांग्रेस कमेटी को संगठित किया गया था ईपीसी के द्वारा, जो कि थी इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी, नेहरू के द्वारा, जो कि उस समय पे एक चेयरमैन के रूप में उन्होंने यहाँ पे भूमिका निभाई थी। इन्होंने ही इसकी बात की गई थी। उस ग्रुप में बात की गई, कई सारे बैलेंसेस की उन्होंने बात करी, निजी और पब्लिक पार्टनरशिप की। उसके अलावा उन्होंने साथ ही साथ बात की क्या कहते हैं, शहरी और गांव की इकोनॉमिक कंडीशंस की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। कारण इसी के कॉज ऑफ इट 1950 मार्च में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ जो कि एक रिसोल्यूशन था। रिसोल्यूशन कैसे था? रैपिड राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड, जो कि रहने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसके अलावा रिसोर्सेज और अल्टिजाइजेशन को एफिशिएंसी बनाने के लिए, ठीक है। ये था बहुत बड़ा रोल। उसके बाद ये तो आपने देखा इस्टेब्लिश हुआ 1950 में। अब आप देखोगे यही योजना आयोग 2014 में जब मोदी की सरकार, जब बीजेपी की सरकार चल रही थी, जब बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने इसी योजना आयोग को एक नाम दे दिया, नीति आयोग, बस। और अभी वो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। सेम काम है, बस नाम अलग है। नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्म इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। पब्लिक कमीशंस, और उसके अलावा हम इसके आगे के भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे, बट पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और अभी ये बताइए आप लोगों का ये कौन सा अटेम्प्ट रहेगा 2026 में, और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। इस टाइप की वीडियोज़ और चाहिए या फिर किस तरह की कंटेंट चाहिए, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक्स फॉर हियर।